नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य स्टडी पर, जहां हम लाते हैं सबसे रोचक जानकारी, रहस्यमयी तथ्य और ज्ञान से भरपूर वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दिलचस्प वीडियो। हमारे हाथ में जो स्मार्टफोन हैं या कमरों में चल रहे एयर कंडीशनर हैं या फिर सड़क पर दौड़ती गाड़ियां भी ले लीजिए। बिल्कुल, क्या ये चौंकाने वाली बात नहीं है कि इनमें से 95% चीज़ों ने या इन्हें बनाने वाले कच्चे माल ने कभी ना कभी समुंदर का लंबा सफर तय किया है? हाँ, ये सच में हैरान करने वाला आंकड़ा है। मतलब अगर हम भारत के कुल व्यापार को वॉल्यूम या मात्रा के आधार पर देखें तो 95% हिस्सा केवल समुद्री रास्तों से होकर गुजरता है। एकदम सही। और आज हमारी टेबल पर जो स्रोत रखे हैं, जिनमें कुछ बेहद विस्तृत हस्तलिखित नोट्स हैं, जटिल नक्शे हैं, उनमें एक बहुत ही प्रभावशाली और सटीक लाइन लिखी है। वो कौन सी? उसमें लिखा है कि व्यापार ही किसी भी अर्थव्यवस्था की सांस है और बंदरगाह उसके फेफड़े। वाह, बहुत ही सटीक तुलना है। हैं। तो आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का मिशन इन्हीं फेफड़ों की कार्यप्रणाली को समझना है। हम भारत के 13 प्रमुख बंदरगाहों के काम करने के तरीके, उनके भूगोल और उनकी रणनीति को डिकोड करने वाले हैं। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी चर्चा है। तो आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि जब हम इन 13 बड़े बंदरगाहों को देखते हैं तो इनके प्रशासन का एक बहुत ही अनोखा मॉडल सामने आता है। स्रोत बताते हैं कि केंद्र सरकार इन 13 में से 12 को सरकारी ट्रस्ट के रूप में चलाती है और केवल एक को कॉरपोरेट मॉडल पर। हाँ, और वहीं दूसरी तरफ 200 से ज्यादा छोटे बंदरगाह भी हैं। सही कहा, जो कि राज्य सरकारों के पास हैं। तो ये नियंत्रण का बंटवारा किस तरह काम कर रहा है और ये ट्रस्ट बनाम कॉरपोरेट का क्या मतलब है? प्रशासन का ये ढांचा दरअसल शक्ति और दक्षता के बीच संतुलन बनाने की कोशिश है। जो 200 से अधिक छोटे बंदरगाह हैं, वे मुख्य रूप से स्थानीय व्यापार, मछली पकड़ने के उद्योग और तटीय परिवहन को सुचारू रखने के लिए हैं। मतलब लोकल लेवल पर काम करते हैं। एकदम। इसलिए राज्य सरकारें उन्हें ज्यादा बेहतर ढंग से संभाल सकती हैं। लेकिन जो 13 प्रमुख बंदरगाह हैं, जहां से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विशाल हिस्सा गुजरता है, उन्हें केंद्र सरकार अपने अधीन रखती है। समझ गया। और वो ट्रस्ट वाली बात? हाँ, अब आते हैं उस अंतर पर जिसका आपने जिक्र किया, ट्रस्ट बनाम कॉरपोरेट। 12 बंदरगाह पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के तहत काम करते हैं। इसका मतलब है कि इन्हें एक बोर्ड चलाता है। बोर्ड मतलब इसमें कौन लोग होते हैं? इस बोर्ड में सरकार, मजदूर यूनियनों, नौसेना और व्यापारिक संघों के प्रतिनिधि होते हैं। ये एक बहुत ही समावेशी मॉडल है, लेकिन इसमें फैसले लेने की प्रक्रिया धीमी हो सकती है, राइट? बिल्कुल सही। इतनी सारी आवाजें होने के कारण लाल फीताशाही आ ही जाती है। रुकिए, अगर ट्रस्ट मॉडल में फैसले लेना इतना धीमा है और नौकरशाही ज्यादा है, तो फिर सबको कॉर्पोरेट मॉडल में क्यों नहीं बदल दिया जाता? आखिर व्यापार में तो गति और दक्षता ही सबसे अहम होती है। मजदूरों और इतनी बड़ी रणनीतिक संपत्तियों को एकदम से प्राइवेट या कॉर्पोरेट हाथों में सौंपना एक जटिल मुद्दा है। हाँ, विवाद हो सकता है। बिल्कुल। इसीलिए एक प्रयोग के तौर पर तमिलनाडु के एन्नौर पोर्ट को, जिसे कामराजा पोर्ट भी कहते हैं, भारत के एकमात्र कॉर्पोरेट प्रमुख बंदरगाह के रूप में स्थापित किया गया। अच्छा, तो ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी की तरह काम करता है? हाँ, जिसका अपना एक स्वतंत्र बोर्ड है। इसे फैसले लेने के लिए मंत्रालयों की फाइलों का इंतजार नहीं करना पड़ता। ये लैंडलॉर्ड मॉडल पर काम करता है। लैंडलॉर्ड मॉडल? इसका क्या मतलब हुआ? मतलब कि जमीन सरकार की या कंपनी की होती है, लेकिन क्रेन चलाना या जहाज लादने का जो असल काम है वो प्राइवेट ठेकेदारों को दे दिया जाता है। ओहो, ये तो काफी स्मार्ट तरीका है। ये कागजी और प्रशासनिक ढांचा तो समझ आता है, लेकिन इन स्रोतों से जो सबसे बड़ा आहा मोमेंट निकल कर आता है वो कुछ और ही है। आप भूगोल की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। ये साफ है कि इन बंदरगाहों की असली किस्मत कोई सरकारी फाइल नहीं बल्कि भूगोल तय करता है। अगर हम भारत के नक्शे को देखें तो प्रकृति ने पूर्वी और पश्चिमी तटों के साथ बहुत ही अलग तरह का व्यवहार किया है। एकदम सही बात है। विज्ञान और भूगोल के नजरिए से देखें तो ये पूरा खेल नदियों की गति और जमीन की ढलान का है। वो कैसे? देखो, पश्चिमी घाट समुद्र के बहुत करीब हैं और उनकी ढलान अत्यंत खड़ी है। तो जब नदियां इन पहाड़ों से नीचे उतरती हैं तो उनका बहाव इतना तेज होता है कि वे अपने मुहाने पर कोई भी मिट्टी या गाद इकट्ठा नहीं होने देती। मतलब वो सब कुछ बहा ले जाती हैं? हाँ, वे सीधे समुद्र में गिरती हैं और एशरी या ज्वारनमुख बनाती हैं। इस तेज बहाव के कारण समुद्र का किनारा गहरा रहता है।
और जहाज़ों को बंदरगाह तक आने के लिए गहरी खाइयों की ही तो ज़रूरत होती है। बिल्कुल, जो पश्चिमी तट पर प्रकृति ने मुफ्त में बना कर दी हैं। इसलिए पश्चिमी तट पर शानदार प्राकृतिक बंदरगाह मौजूद है। क्या बात है। इसका मतलब है कि पूर्वी तट पर जो नदियां खेती और कृषि के लिए वरदान मानी जाती हैं, वही नदियां बंदरगाहों के लिए सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती हैं। एकदम सटीक विश्लेषण है। पूर्वी तट पर गोदावरी, कृष्णा, महानदी जैसी नदियां हजारों किलोमीटर का मैदानी सफर तय करके आती हैं। तो उनकी स्पीड कम हो जाती होगी। हाँ, समुद्र तक पहुंचते पहुंचते उनकी गति इतनी धीमी हो जाती है कि वो कई छोटी छोटी शाखाओं में बंटकर डेल्टा बनाती हैं। अच्छा, तो ये डेल्टा की वजह से दिक्कत होती है। दिक्कत सिर्फ डेल्टा की नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि वे नदियां अपने साथ लाए गए पहाड़ों और मैदानों की हजारों टन मिट्टी और गाद वहीं मुहाने पर छोड़ देती हैं। और यही वो बिंदु है जहां इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी चुनौती शुरू होती है। अगर मुहाने पर भारी गाद जम रही है तो वहां के बंदरगाह तो उथले हो जाएंगे। फिर वहां बड़े जहाज कैसे आते हैं? इसीलिए हमें मशीनों का सहारा लेना पड़ता है। हाँ, स्रोतों में एक शब्द बार बार आ रहा है, ड्रेजिंग। ये क्या है? ड्रेजिंग आसान भाषा में कहें तो समुद्र के तल से मिट्टी और कीचड़ निकालने की एक अंतहीन प्रक्रिया है। चूंकि पूर्वी तट के बंदरगाह प्राकृतिक रूप से उथले हैं, इसलिए वहां विशालकाय समुद्री वैक्यूम क्लीनर या एक्सकवेटर मशीनें लगाई जाती हैं। बाप रे, समुद्री वैक्यूम क्लीनर। हाँ, ये ड्रेजिंग मशीनें 24 घंटे समुद्र के तल को खोदकर मिट्टी बाहर निकालती रहती हैं ताकि जहाज़ों के आने जाने के लिए एक गहरा रास्ता खुला रहे। ये एक बेहद महंगी और कभी न खत्म होने वाली लड़ाई है। लेकिन एक सेकंड, अगर पूर्वी तट पर इतनी भारी गाद जमती है, प्राकृतिक गहराई नहीं है और लगातार ड्रेजिंग मशीनें चलाकर करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, तो ये लड़ाई लड़नी क्यों है? ये सवाल बहुत लाजमी है ना? हम सारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पश्चिमी तट के उन प्राकृतिक और गहरे बंदरगाहों से क्यों नहीं कर लेते? फालतू में मिट्टी क्यों खोदते रहना है? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो इसका जवाब सिर्फ अर्थशास्त्र में नहीं, बल्कि भारत के विशाल आकार और आंतरिक लॉजिस्टिक्स में छिपा है। लॉजिस्टिक्स थोड़ा समझाइए। कल्पना कीजिए कि झारखंड, ओडिशा या पश्चिम बंगाल में कोयले की खदानें और बड़े स्टील प्लांट हैं, असम में चाय के बागान हैं। अगर पूर्वी तट के बंदरगाह बंद कर दिए जाएं, तो उस लाखों टन भारी माल को मालगाड़ियों या ट्रकों के जरिए पूरे भारत को पार कराकर पश्चिमी तट तक लाना होगा। ओहो, उसमें तो महीनों लग जाएंगे और खर्च भी। बिल्कुल, परिवहन की यह लागत इतनी अधिक होगी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय स्टील या कोयला कोई खरीदेगा ही नहीं। इसके अलावा भौगोलिक रूप से दक्षिण पूर्व एशिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार करने के लिए पूर्वी तट के बंदरगाह सीधा और छोटा रास्ता देते हैं। समझ गया। तो ड्रेजिंग का भारी खर्च उठाना एक रणनीतिक और आर्थिक मजबूरी है। मुनाफे से ज्यादा ये कनेक्टिविटी की जरूरत है। एकदम सही। इसी ड्रेजिंग की जंग का सबसे बड़ा उदाहरण हमारे नोट्स में पश्चिम बंगाल का कोलकाता हल्दिया पोर्ट है, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट भी कहते हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कोई समुद्री बंदरगाह है ही नहीं। हाँ, ये समुद्र तट से 232 किलोमीटर अंदर हुगली नदी पर स्थित है। 232 किलोमीटर अंदर? ये पूरे भारत के बंदरगाह नेटवर्क का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा लगता है ही। हुगली नदी भारी मात्रा में गाद लेकर आती है। 232 किलोमीटर अंदर तक जहाजों के लिए सुरक्षित गहराई बनाए रखने के लिए जो ड्रेजिंग करनी पड़ती है, उसका खर्च और लॉजिस्टिक्स डरावना है। तो फिर इसे किसी तटीय इलाके में शिफ्ट क्यों नहीं कर देते? नदी में इतना अंदर घुसने की क्या जरूरत है? क्योंकि ये नदियां बंदरगाह सिर्फ पश्चिम बंगाल का नहीं, बल्कि पूरे पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार है। इसके अलावा नेपाल और भूटान जैसे पड़ोसी देश भी हैं, जिनमें कोई समुद्री सीमा नहीं है। बिल्कुल। वे भी अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए इसी बंदरगाह पर निर्भर हैं। अगर इसे बंद किया गया तो इन क्षेत्रों की सप्लाई चेन बुरी तरह टूट जाएगी। ये एक पूरे इलाके को दुनिया से जोड़े रखने की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी बनाम मुनाफा, ये एक बहुत गहरा पहलू है। प्रकृति से इस संघर्ष के बाद आइए अब उन बंदरगाहों की बात करते हैं जो प्रकृति की ताकतों से लड़ते नहीं बल्कि उनका फायदा उठाते हैं। हाँ, पश्चिमी तट की तरफ। बिल्कुल। अगर हम पश्चिमी तट पर गुजरात की ओर चलें तो सबसे पहले बात आती है कांडला बंदरगाह की, जिसे अब दीनदयाल बंदरगाह कहा जाता है। नोट्स में से एक ज्वारीय या टाइडल पोर्ट कहा गया है। यह ज्वार या लहरों का इस्तेमाल व्यापार के लिए कैसे करता है? कांडला का विज्ञान सच में अद्भुत है। कच्छ की खाड़ी का आकार ऐसा है कि वहां पानी के स्तर में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होता है। ज्वारीय बंदरगाह होने का मतलब है कि ये प्रकृति की मुफ्त ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। मुफ्त ऊर्जा? वो कैसे? जब समुद्र में उच्च ज्वार या हाई टाइड आता है तो पानी का स्तर इतना बढ़ जाता है
कि भारी भरकम और गहरे जहाज आसानी से बिना किसी ड्रेजिंग के बंदरगाह के अंदर आ जाते हैं। अरे वाह। और जब पानी उतरता है तो वे सुरक्षित रूप से डॉक पर खड़े होकर अपना माल उतार सकते हैं। ये तो प्रकृति की शक्ति को अपनी इंजीनियरिंग में ढालने का बेहतरीन उदाहरण है। हमारे स्रोतों में कांडला के ऐतिहासिक महत्व पर भी जोर दिया गया है। हाँ, विभाजन के समय का संदर्भ। जी। आज़ादी और विभाजन के बाद जब कराची का बंदरगाह पाकिस्तान के हिस्से में चला गया तो उत्तर भारत जैसे पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के व्यापार के लिए एक बड़ा संकट खड़ा हो गया था। सही बात है, उनके पास समुद्र तक पहुंचने का कोई पास का रास्ता नहीं बचा था। उसी कमी को पूरा करने के लिए कांडला को इतनी तेजी से विकसित किया गया। इसके अलावा ये भारत का पहला मुक्त व्यापार क्षेत्र या फ्री ट्रेड जोन है। विशेषज्ञ जी, ये मुक्त व्यापार क्षेत्र असल में जमीन पर कैसे काम करता है? मुक्त व्यापार क्षेत्र का विचार बहुत ही रणनीतिक है। ये बंदरगाह के पास एक ऐसा 4 दीवारी वाला इलाका होता है जिसे कानूनी तौर पर देश की सामान्य सीमा शुल्क से बाहर माना जाता है। कस्टम से बाहर मतलब टैक्स नहीं लगता? मान लीजिए कोई कंपनी विदेश से कच्चा माल मंगाती है, उस क्षेत्र के अंदर उससे कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बनाती है और फिर वो उसे सीधे दूसरे देश में निर्यात कर देती है। इस पूरी प्रक्रिया में उसे भारी भरकम आयात या निर्यात शुल्क नहीं देना पड़ता। क्या बात है, इससे तो प्रोडक्ट बहुत सस्ता हो जाता होगा। बिल्कुल, इससे उत्पाद की लागत कम होती है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। यही कारण है कि मात्रा के हिसाब से कांडला से सर्वाधिक व्यापार होता है। बहुत ही स्मार्ट रणनीति है। प्रकृति के साथ तालमेल की जब बात हो रही है तो मुझे पूर्वी तट के विशाखापत्तनम पोर्ट का जिक्र करना होगा। विजाग पोर्ट। हाँ, पूर्वी तट पर डेल्टा और गाद की समस्या के बावजूद विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा और सबसे सुरक्षित प्राकृतिक बंदरगाह है। अब सवाल ये है कि बंगाल की खाड़ी, जो अपने खतरनाक और विनाशकारी चक्रवातों के लिए कुख्यात है, वहां कोई बंदरगाह सबसे सुरक्षित कैसे हो सकता है? यहीं पर प्रकृति की इंजीनियरिंग सामने आती है। विशाखापट्टनम बंदरगाह के ठीक सामने समुद्र में डॉल्फिन नोज नाम की एक विशाल पहाड़ी है। डॉल्फिन की नाक? हाँ, इस पहाड़ी का आकार बिल्कुल एक डॉल्फिन की नाक जैसा है। जब बंगाल की खाड़ी से भयंकर चक्रवात और विनाशकारी लहरें उठकर तट की ओर बढ़ती हैं, तो ये विशाल पहाड़ी प्रकृति की एक अभेद्य ढाल या किले की दीवार की तरह काम करती है। मतलब लहरें बंदरगाह तक पहुंच ही नहीं पाती? एकदम सही। ये लहरों को बंदरगाह के अंदर आने ही नहीं देती, जिससे अंदर खड़े जहाज पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं। और ऐसा ही कुछ प्रकृति ने केरल के कोची बंदरगाह के साथ भी किया है, जिसे अरब सागर की रानी कहा जाता है। हाँ, कोची का भूगोल भी बहुत खास है। बात यह है कि कोची में समुद्र की लहरों को रोकने के लिए इंसान को कंक्रीट की विशाल ब्रेक वाटर दीवारें नहीं बनानी पड़ी। ये काम वहां की वेम्बनाड झील ने खुद किया है, जिसे स्थानीय भाषा में कयाल कहते हैं। जी। तो ये झील जहाजों को कैसे बचाती है? यहाँ सबसे आकर्षक पहलू ये है कि वेम्बनाड झील का भूगोल अपने आप में एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। शॉक एब्जॉर्बर? गाड़ी के सस्पेंशन की तरह? हाँ, बिल्कुल वैसा ही। यह झील समुद्र के उग्र रूप को शांत कर देती है, जिससे जहाजों को अंदर रुकने के लिए एक बेहद शांत और प्राकृतिक आश्रय मिल जाता है। प्रकृति का ये इंजीनियरिंग मॉडल वाकई शानदार है। लेकिन प्रकृति की बात बहुत हो गई। अब जरा इंसानी समस्याओं की ओर देखते हैं। हाँ, क्योंकि हर जगह प्रकृति इतनी मेहरबान नहीं होती। भारत का सबसे पुराना प्राकृतिक और सबसे व्यस्त बंदरगाह है, लेकिन इसकी स्थिति की तुलना आप शहर के बीचों बीच स्थित एक बेहद व्यस्त और पुराने थोक बाजार से कर सकते हैं। ये तुलना बिल्कुल सटीक बैठती है। मुंबई पोर्ट शहर के एकदम हृदय में है। कल्पना कीजिए कि हजारों विशाल कंटेनर ट्रक शहर की संकरी और भीड़भाड़ वाली सड़कों से होकर उस बंदरगाह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। भयानक ट्रैफिक जैम। और बंदरगाह के अंदर की हालत भी वैसी ही है। हाँ, बंदरगाह के अंदर एक नया कंटेनर रखने के लिए इंच भर भी जगह नहीं बची है। और इसी अर्बन चोकिंग या ट्रैफिक जैम का समाधान निकालने के लिए एक नए बाईपास की जरूरत थी, और वो बाईपास था नहावा शेवा, जिसे हम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट या JNPT के नाम से जानते हैं। तो ये मुंबई पोर्ट से अलग है? हाँ, ये मुंबई पोर्ट के ठीक सामने, लेकिन मुख्य शहर की भीड़ से दूर बनाया गया एक पूर्णतः कृत्रिम बंदरगाह है। कृत्रिम मतलब इसे इंसान ने पूरी तरह से बनाया है? जी, इसे विशेष रूप से कंटेनरों को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है, और आज ये भारत का सबसे आधुनिक और कंप्यूटरीकृत पोर्ट है। इसने मुंबई पोर्ट को सच में सांस लेने की जगह दी है। और ये सिर्फ मुंबई की कहानी नहीं है।
अगर हम तमिलनाडु के चेन्नई पोर्ट को देखें, जो खुद भारत का सबसे पुराना कार्यरत कृत्रिम बंदरगाह है, तो वहां भी शहर की भीड़ और ट्रैफिक ने वही हालात पैदा कर दिए थे। बिल्कुल। चेन्नई में भी ट्रकों की लंबी लाइनें और प्रदूषण एक बड़ा मुद्दा बन गए थे। और जैसे मुंबई के लिए नाहवा शेवा बना, वैसे ही चेन्नई पोर्ट का ट्रैफिक कम करने के लिए एन्नोर पोर्ट का निर्माण किया गया। ये वही एन्नोर या कामराजार पोर्ट है जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी, भारत का एकमात्र कॉरपोरेट प्रमुख बंदरगाह। हाँ, सब कुछ कैसे आपस में जुड़ा हुआ है। इन बाईपास बंदरगाहों का निर्माण ये दिखाता है कि जब जगह कम पड़ने लगती है तो नई योजनाएं कैसे आकार लेती हैं। भीड़ भाड़ वाले इन शहरी बंदरगाहों से अलग हमारे स्रोतों में 2 ऐसे बंदरगाहों का भी जिक्र है जो किसी एक विशेष उत्पाद के लिए ही समर्पित हैं। आप लौह और खनिजों की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ गोवा के मार्मागांव पोर्ट और कर्नाटक के न्यू मैंगलोर पोर्ट की। ये दोनों ही बंदरगाह पश्चिमी तटीय खनिज प्रवेश द्वार हैं। मार्मागांव जुआरी नदी की एस्चुरी पर स्थित है और सीधे कोंकण रेलवे से जुड़ा हुआ है, जिससे माल सीधे बंदरगाह तक पहुंच जाता है। एकदम। वहीं न्यू मैंगलोर गुरुपुरा नदी के संगम पर है। इन दोनों का मुख्य काम कर्नाटक के कुद्रेमुख खदानों से निकलने वाले लौह अयस्क को दुनिया भर में निर्यात करना है। मतलब ये सिर्फ लोहे पर फोकस करते हैं? हाँ, इन बंदरगाहों की पूरी अर्थव्यवस्था और भारी भरकम मशीनरी इसी खनिज को तेजी से जहाजों पर लादने के लिए डिजाइन की गई है। अब तक हमने देखा कि जहां भीड़ थी वहां बाईपास बना दिया, जहां पहाड़ थे वहां गहराई मिल गई। लेकिन क्या हो जब प्रकृति आपको एक उथला समुद्र दे और आप वहां ड्रेजिंग भी न कर पाएं? ऐसा भी कोई बंदरगाह है? हाँ, मैं बात कर रहा हूं तमिलनाडु के तूतीकोरिन यानी वीओ चिदम्बरनार पोर्ट की। ऐतिहासिक रूप से ये मन्नार की खाड़ी में मोती पकड़ने के लिए प्रसिद्ध रहा है। लेकिन अगर ये इतना उथला है तो बड़े मालवाहक जहाज वहां फंस क्यों नहीं जाते? यही वो जगह है जहां इंसान तकनीक का बेहतरीन इस्तेमाल करता है। तूतीकोरन सिर्फ अपने उथलेपन के लिए नहीं जाना जाता। हमारे स्रोतों के अनुसार ये डिजिटल ट्विन तकनीक लागू करने वाला भारत का पहला पोर्ट है। डिजिटल ट्विन मतलब एक कंप्यूटर मॉडल? लेकिन एक कंप्यूटर मॉडल समुद्र की गहराई कैसे बढ़ा सकता है? वो गहराई नहीं बढ़ाता, बल्कि वो सटीकता बढ़ाता है। डिजिटल ट्विन का मतलब है कि पूरे फिजिकल बंदरगाह, हर क्रेन, समुद्र की लहरों, पानी का स्तर और आने वाले हर जहाज की एक रियल टाइम डिजिटल कॉपी कंप्यूटर पर मौजूद है। अच्छा, तो सब कुछ वर्चुअली ट्रैक होता है? हाँ, उथले बंदरगाहों में जहाजों तो समुद्र तल से टकराने का खतरा हमेशा रहता है। वहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। ये तकनीक रियल टाइम डेटा का उपयोग करके बिल्कुल सही गणना करती है कि उच्च ज्वार के किस मिनट पर कितनी गति से एक भारी जहाज सुरक्षित अंदर आ सकता है। तो ये अनुमान लगाने के बजाय एकदम ठोस डेटा पर काम करता है। बिल्कुल। ये तकनीक अंधेरे में तीर चलाने के बजाय हर चीज को गणितीय रूप से सुरक्षित बनाती है। ये साबित करता है कि जहां भूगोल साथ नहीं देता, वहां हम डेटा और तकनीक से रास्ते खोल लेते हैं। व्यापारिक बंदरगाहों की इस लंबी चर्चा के बाद हमारे स्रोत हमें एक पूरी तरह से अलग दिशा में ले जाते हैं, सुरक्षा और भू राजनीति की ओर। ये हिस्सा बहुत रोमांचक है ना? भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह 2010 में अंडमान निकोबार में बना, पोर्ट ब्लेयर। लेकिन स्रोतों के आंकड़े बताते हैं कि यहां से होने वाला व्यापार बाकी बंदरगाहों की तुलना में न के बराबर है। फिर इसे प्रमुख बंदरगाहों की सूची में क्यों रखा गया है? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो पोर्ट ब्लेयर का मुख्य उद्देश्य कभी भी मुंबई या कांडला की तरह अरबों डॉलर का व्यापार करना था ही नहीं। ये बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में भारत का रणनीतिक वॉच टावर है। वॉच टावर मतलब निगरानी के लिए? जी हाँ। इसकी भौगोलिक स्थिति देखिए, ये मलक्का जलडमरू मध्य या स्ट्रेट ऑफ मलक्का के बेहद करीब है। हाँ, जो दुनिया के व्यापार का सबसे अहम रास्ता है। बिल्कुल। दुनिया के समुद्री व्यापार का एक बहुत बड़ा हिस्सा, खासकर चीन और पूर्वोत्तर एशिया को जाने वाला तेल और माल इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरता है। पोर्ट ब्लेयर में एक मजबूत और उन्नत बंदरगाह होने का मतलब है कि भारतीय नौसेना पूरे क्षेत्र की गतिविधियों पर नजर रख सकती है। तो ये व्यापार से ज्यादा सुरक्षा का मामला है? एकदम। व्यापार अपनी जगह है, लेकिन राष्ट्र की सुरक्षा और हिंद महासागर में रणनीतिक पकड़ बनाए रखना सर्वोपरि है। सुरक्षा के मोर्चे पर सरकार का नियंत्रण समझ आता है, लेकिन जब बात व्यापार के तेज विस्तार की आती है तो प्राइवेट सेक्टर अपनी अलग ही कहानी लिख रहा है। हाँ, प्राइवेट पोर्ट्स का दबदबा बढ़ रहा है। बिल्कुल। गुजरात का मुंद्रा पोर्ट, जो अडानी समूह द्वारा संचालित है, आज भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट बन चुका है। इसके अलावा दाहेज है,
जिसे विशेष रूप से रसायनों और रसायनों से जुड़े व्यापार को सुरक्षित रूप से संभालने के लिए बनाया गया है। मतलब सरकारी ट्रस्ट रणनीति संभाल रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर दक्षता ला रहा है। यह एक मिलाजुला प्रयास है। और इसी प्रयास का एक बहुत ही रोचक, या यूं कहें कि थोड़ा सिनेमाई पहलू भी हमारे स्रोतों में मौजूद है। सिनेमाई? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? जहाजों का जीवन चक्र, जहाजों का जन्म और अंत। गुजरात का अलंग तट, इसे जहाजों का कब्रिस्तान कहा जाता है। ये प्रक्रिया तकनीकी रूप से कैसे काम करती है? दुनिया भर के जहाज वहीं क्यों आते हैं? अलंग का भूगोल भी ज्वारीय है। जब दुनिया भर के विशालकाय मालवाहक जहाज या लग्जरी क्रूज शिप अपनी उम्र पूरी कर लेते हैं तो वे अलंग लाए जाते हैं। तो उन्हें वहां तोड़ा जाता है? हाँ, लेकिन तरीका बहुत अनोखा है। जब समुद्र में उच्च ज्वार आता है तो इन विशाल लोहे के ढांचों को पूरी गति के साथ समुद्र तट की ओर लाया जाता है और सीधे रेत पर चढ़ा दिया जाता है। इसे बीचिंग कहते हैं। ओहो, मतलब जहाज को सीधे किनारे पर क्रैश करा देते हैं। लगभग वैसा ही। जब पानी उतर जाता है तो जहाज सूखी रेत पर फंसा रह जाता है। फिर हजारों मजदूर गैस कटर और भारी मशीनों की मदद से इन्हें काटना शुरू करते हैं। इनका लोहा, मशीनरी और अंदर का सारा सामान निकालकर रिसाइकिल किया जाता है। ये तो सच में किसी फिल्म के सीन जैसा लगता है, जहां एक तरफ अलंग में विशाल जहाज कटकर लोहे के ढेर में बदल जाते हैं, वहीं हमारे पास ऐसे शिपयार्ड्स या जहाज निर्माण केंद्र भी हैं जहां नए जहाज जन्म लेते हैं। हाँ, हमारे शिपयार्ड्स देश की ताकत है। जैसे मुंबई का मजगांव डॉकयार्ड, जहां हमारी नौसेना की आधुनिक और ताकतवर पनडुब्बियां बनती हैं। केरल का कोची शिपयार्ड, जो आकार में भारत का सबसे बड़ा जहाज निर्माण केंद्र है। इसके अलावा पश्चिमी तट पर गोवा शिपयार्ड भी है। बिल्कुल। और पूर्वी तट पर विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड और कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स भी मौजूद हैं। ये शिपयार्ड सिर्फ लोहे के कारखाने नहीं हैं, ये हमारी समुद्री संप्रभुता के प्रतीक हैं। चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए विशाल मालवाहक जहाज हों या देश की रक्षा के लिए युद्धपोत, अपनी जरूरत के जहाज खुद डिजाइन करने और बनाने की क्षमता किसी भी उभरती हुई महाशक्ति के लिए अनिवार्य शर्त है। तो इन सब का असल में मतलब क्या है? आज के इस गहन विश्लेषण में हमने देखा कि प्रशासन का ढांचा कैसे ट्रस्ट और कॉर्पोरेट मॉडल में बटा है। हाँ, और भूगोल का असर। बिल्कुल। हमने जाना कि कैसे भूगोल का लॉटरी सिस्टम, तेज बहाव वाली पश्चिमी एस्चुअरी और गाद से भरी पूर्वी डेल्टा हमारे बंदरगाहों की किस्मत तय करता है। हमने देखा कि कैसे ड्रेजिंग की मशीनें कोलकाता को जिंदा रखे हुए हैं। और ट्रैफिक की समस्या का समाधान भी निकाला गया। सही कहा। मुंबई और चेन्नई की ट्रैफिक समस्या का हल नावाशेवा और एन्नौर जैसे बाईपास से निकाला गया। तुतीकोरिन में डिजिटल ट्विन तकनीक का जादू और पोर्ट प्लेयर की रणनीतिक आंखें, ये सब मिलकर ही उस पूरे सिस्टम को चलाते हैं, जिसकी वजह से हमारे घर का एसी या हमारे हाथ का फोन हम तक किफायती दाम में पहुंच पाता है। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि निजी और सरकारी क्षेत्र कैसे मिलकर इस 95% व्यापार को गति दे रहे हैं और साथ ही हमारे शिपयार्ड्स नए भारत के लिए नए जहाजों का निर्माण कर रहे हैं। एकदम सच। और इसी के साथ हम आज की इस ज्ञान से भरी यात्रा के अंत पर आ गए हैं। लेकिन जाने से पहले एक विचारोत्तेजक सवाल। क्या सवाल है? आज हमने देखा कि कोची की शांत झील से लेकर अलंग के रेतीले तटों तक हमारे व्यापारिक फेफड़े पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं। मजगांव में हम आधुनिक पनडुब्बियों को आकार दे रहे हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन एक ऐसी सच्चाई है जो दरवाजे पर दस्तक दे रही है। समुद्र का जल स्तर बढ़ना एक बड़ा खतरा है। बिल्कुल। जैसे जैसे दुनिया का जल स्तर बढ़ेगा और बंगाल की खाड़ी से उठने वाले सुपर साइक्लोन और ज्यादा विनाशकारी होते जाएंगे, तो क्या प्रकृति के सहारे बनाए गए हमारे ये 13 प्रमुख फेफड़े और हमारे जहाज बनाने वाले शिपयार्ड भविष्य के इन अप्रत्याशित तूफानों का सामना करने के लिए तैयार हैं? सोचिएगा जरूर। इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।